वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने मैकेनिक्स के क्वेश्चन देखे थे जो रेडियो ऑपरेटर और अदर एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अब हम आज से अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रकाश। लेकिन फिर भी यदि पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आज हम प्रकाश शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। आपको ये बताना है कि प्रकाश किन कणों से। देखिए, प्रकाश की जो प्रकृति होती है ना, एक तो आप बताया गया था कि वेव फॉर्म में भी होता है, वेव में। और दूसरी प्रकृति जो होती है, कण फॉर्म में भी होती है। तो जो जब ये वेव फॉर्म या कण फॉर्म में होती है तो ये बनी किस चीज से होती है? वेव छोटी छोटी चीजों से किन से मिलकर बनी होती है? कण जो होते हैं उन कणों को क्या कहते हैं? तो इसका आपको ऑप्शन दिए गए हैं, परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। सही आंसर है फोटोन। ओके, ऑप्शन डी। और ये बताया किसने था? आपको याद रखना है कि ये बताया था प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें फोटोन कहते हैं। इस चीज का आंसर दिया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, आपको याद रखना है आइंस्टाइन ने बताया था इसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, दोनों तो हो नहीं सकते, या तो अनुप्रस्थ होगी या अनुदैर्ध्य होगी। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ये दोनों आपको पता नहीं होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई तरंग है, इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब तरंग छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनी है, प्रकाश तरंग कणों से मिलकर बनी हुई है। जैसे मैंने बताया, एक कण मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये है। तो कणों की गति जो होती है 2 तरीके से हो सकती है। मान लीजिए ये है एक कण, ठीक है ना? अब इनकी 2 तरीकों से हो सकता है इनमें कंपन। ऐसा हो सकता है और दूसरा, इनमें कंपन ऐसा भी हो सकता है, दोनों दिशा ऊपर-नीचे इस तरह से हो सकता है और इस तरह से हो सकता है। तो और इसे बोलते हैं हम प्रकाश संचरण की दिशा। जिस दिशा में तरंग जा रही होती है, सॉरी, उसे बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा। अब अगर हम प्रकाश लेते हैं तो प्रकाश तरंग संचरण की दिशा कहलाएगी, और अगर ध्वनि लेते हैं तो ध्वनि तरंग संचरण की दिशा कहलाती है। अब देखिए, जो प्रकाश के वेग होते, जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, उसमें ऐसा होता है कि इस दिशा में अगर तरंग जा रही है तो कणों का कंपन इस तरह से होगा, मतलब लंबवत। कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ये आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। और दूसरा होता है, तरंग मान लीजिए इस दिशा में संचरित हो रही है, ठीक है ना? तो कणों का कंपन भी इसी दिशा में होता है, इस तरह से, ठीक है ना? ऐसे होता है कणों का कंपन, ये मतलब जब कणों का कंपन समान दिशा में हो तो आप इसे क्या बोलोगे? 0 डिग्री या 180 डिग्री, जो आप बोलना चाहें, ऐसा। ठीक है ना? तो ये वाली होती है अनुदैर्ध्य, इसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बोलते हैं इसको। और ये वाली जो फिनोमेना होता है इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। तो आपको आपसे पूछा गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? मतलब प्रकाश तरंग के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं ऐसे, या फिर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, मतलब ऐसा। तो सही ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन ए सही है। आपको ये भी याद रखना है, कभी अनुप्रस्थ तरंग यदि ना बोले, बस आपसे ये बोले कि प्रकाश प्रकाश कण किस तरह से कंपन करते हैं, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो ये भी आंसर सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तरंग सिद्धांत जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करती है इस तरह से, ये किसने दिया था? बताइए, ऐसा किसने दिया था? ये दिया था, चलिए ऑप्शन बताता हूँ आपको। सबसे पहले न्यूटन ने दिया था, आपका पहला ऑप्शन। दूसरा है हाइगन ने दिया था। तीसरा प्लांक, या चौथा दिया था फेराडे ने? बताइए। तरंग सिद्धांत दिया था हाइगन ने, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है, तरंग सिद्धांत हाइगन ने दिया था। प्लांक ने नहीं दिया था। प्लांक ने दिया था कि जो फोटोन होते हैं पैकेट के रूप में गमन करते हैं, ये मत पढ़ना, ये आएगा नहीं। और न्यूटन के द्वारा भी दिया गया था, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। इसने दिया था तरंग सिद्धांत हाइगन ने, न्यूटन ने दूसरे तरह का सिद्धांत दिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर अपवर्तन। ठीक है, आपका सही ऑप्शन है ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी। देखिए, ध्रुवीकरण आखिर होता क्या है? देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करता है। प्रकाश की प्रकृति वैसे द्वैत होती है, तरंग और कण दोनों तरह से
गति करता है, लेकिन हम यहाँ पर तरंग को लेकर चल रहे हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है अनुप्रस्थ तरंग है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम तरंग वाले फिनोमेना को देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर आंसर है ध्रुवीकरण। देखिए क्या होता है, जो प्रकाश जब तरंग के फॉर्म में गति करता है आगे की तरफ, कण के कंपन ऐसे हो रहे हैं, नो डाउट इस तरह से हो रहे हैं, ऊपर नीचे इस तरह से कंपन हो रहे हैं। तो ध्रुवीकरण का मतलब ये होता है जब प्रकाश तरंग एक दिशा में चले, लेकिन उसकी जो प्रकाश होती है ना, लाइट, चारों तरफ सम्मित ना हो। कहने का मतलब ये है कि एक समान नहीं होती है चारों तरफ। अगर ये है कोई बिंदु आगे बढ़ रहा है, तो इस बिंदु के चारों तरफ प्रकाश समान नहीं होता, मात्रा समान नहीं होती है। इसे बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण होना, असमान रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? आपको बताना है, स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या यंग ने? किसने की थी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज? सही आंसर है मैक्सवेल, ऑप्शन सी, मैक्सवेल ने की थी। ये भी याद रखने वाली बात है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की वजह से ही आज आप रेडियो और टेलीविजन का उपयोग कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पाते, है ना? अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने या फोकाल्ट ने? आपको सही आंसर बताना है, तब तक आप सोचिए, मैं आपको बताता हूँ विवर्तन क्या होता है। ठीक है, विवर्तन का मतलब होता है कोई तरंग है, प्रकाश तरंग है, कोई क्या प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग ये गई, ठीक है, और किसी अवरोध से टकराई। ओके, अवरोध से टकराने के बाद दूसरी दिशा में मुड़ गई। ये आसान भाषा में मैंने आपको बताया, ये प्रकाश तरंग है, फिर किसी अवरोध से टकराई यहाँ, और फिर ये शार्प मुड़ गई। इसे बोलते हैं हम विवर्तन, अवरोध से टकराने के बाद मुड़ जाती है। लेकिन अगर आपको स्पष्ट रूप में समझाऊं तो विवर्तन इस तरह से होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये है कोई बिंदु, हमने माना कि प्रकाश एक कोई पॉइंट है, ये है, ठीक है। अब यहाँ से एक तरंगे तो निकल रही हैं, चारों दिशाओं में निकलेंगी। लेकिन आप ये चीज देखोगे कि जब आप किसी बिंदु लाइट को देखते हो ना, तो आपने देखा होगा कि लाइट इस तरह से दिखती है, ऐसी दिखती है लाइट, चारों तरफ समान नहीं दिखती है, इस तरह से दिखती है। मुझसे बनाते नहीं बन रहा है, ये मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, तो ऐसी दिख जाएगी, ऐसी दिख जाएगी, ऐसी इस तरह से दिखती है लाइट, चारों दिशा में ऐसे, ऐसे दिखती, इधर नहीं दिखेगी, इधर नहीं दिखेगी, इधर भी नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा लगने लगता है अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये लाइट बाहर जाने की बजाय वापस अपने अंदर ही मुड़ रही है। ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट जानी तो चाहिए बाहर, लेकिन वो जैसे अंदर ही मुड़ रही है। मतलब कि उसका जो ये शार्प एरिया होना चाहिए था, यहाँ पर एकदम शार्पनेस होनी चाहिए थी, ये शार्पनेस नहीं दिखती है। ठीक है ना? इसे बोलते हैं विवर्तन। प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, ठीक है? अगर आपको ये समझ में ना आया हो, हालाँकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूँ, तो आप इसे याद रखिए कि अवरोध से टकराने के बाद दूसरी जगह मुड़ जाती है। ठीक है ना? ये भी आप याद रख सकते हो। ओके? ये दिया था, इसका सही आंसर है ग्रिमाल्डी ने, ऑप्शन ए। ओके? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते? देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब ये होता है, यहाँ पर रखी कोई बैटरी या कुछ भी, और आपने इस पर प्रकाश डाला। प्रकाश मतलब लाइट। अब लाइट है, ऊर्जा का एक फॉर्म है, तो जब फोटोन इससे टकराते हैं ना, तो इस चादर में से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है और इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंचने लगते हैं, जिसकी वजह से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा, सॉरी हाँ, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंचेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन की गति करने की वजह से। इसे हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह, जब फोटोन किसी चादर पर डालते हैं ना, ये होता है फोटोन, जो ये आ रहे हैं और ये डले धातु चादर पर, ठीक है, और ये हैं इलेक्ट्रॉन जो निकलने लगते हैं धातु चादर से, बाहर निकल के नहीं फेंकेंगे, अंदर ही हाई एनर्जी लेवल में जाने लगते हैं, तो इससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब आपको आंसर देना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टाइन ने या फिर न्यूटन ने? सही आंसर है ऑप्शन सी, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने ही किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, और आइंस्टाइन ने ही की थी E बराबर mc², फेमस फॉर्मूला है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला ना, वो इसके लिए नहीं मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है ना? कभी अगर क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस खोज के लिए दिया गया, तो आपको बोलना है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? आपको बताना है ध्वनि और प्रकाश में एक, क्योंकि देखिए ध्वनि भी तरंग होती है, ध्वनि तरंग के फॉर्म में होती है, और लाइट मतलब प्रकाश ये भी वेव के फॉर्म में होता है। वेव और कण दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है प्रकाश में, ठीक है ना? आपको ये दोनों याद रखना है। अब बताइए विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या अपवर्तन? सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवण। ध्रुवण केवल प्रकाश तरंगों में होता है, ध्वनि तरंगों में नहीं है, आपको ये याद रखना है। ध्वनि तरंगों में विवर्तन भी होगा, परावर्तन, अपवर्तन सब कुछ होता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया है। आपके ऑप्शन पढ़ता हूं, तब तक आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन और चौथा है व्यतिकरण। आपको सही आंसर बताना है। ओके, मैं बताता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन बी, विवर्तन। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि प्रकाश का अवरोध से मुड़ जाना, अवरोध से टकराकर मुड़ जाना, उसे हम बोलते हैं विवर्तन की घटना। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? फिर वही चीज, तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। वहां पर पूछी थी, एक इससे पहले क्वेश्चन आया था कि कौन सी घटना है जो कि प्रकाश के तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। वहां पर आंसर था ध्रुवीकरण, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को पुष्टि करता है। आपके ऑप्शन है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियसली व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण आखिर होता क्या है? देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक वेव है, दूसरी वेव है, प्रकाश वेव, इन दोनों की आवृत्तियां समान हैं, तो जब ये आपस में टकराती हैं ना, तो व्यतिकरण की घटना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना? यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि ये वेव वन और ये है वेव टू, लेकिन इनकी जो आवृत्ति होती है ना, एफ वन एफ टू, आवृत्ति को अगर हम एफ वन एफ टू लेंगे तो एफ वन और एफ टू बराबर होनी चाहिए, तभी व्यतिकरण होगा। अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि दो तरंगे हैं जिनकी की आवृत्ति समान नहीं है, क्या उनमें व्यतिकरण की घटना होगी? आप बोल दोगे नहीं, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही ये है व्यतिकरण की घटना के लिए कि आवृत्ति समान होनी चाहिए, तभी होगा व्यतिकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, आपको बताना है कैसी है। तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग एवं कण के समान नहीं, दोनों के समान नहीं। मैंने इसका आंसर आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। देखिए तरंग का तो आपने देख लिया कि तरंग होती है हाइगन के अनुसार, इन्होंने बताया था। कण होती है, ये किसने बताया था? कण के समान होती है, ये बताया था न्यूटन ने, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में हाइगन ने बताया था, और प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में बताया था न्यूटन ने। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो प्रकाश होता है ना, वो फोटोन के रूप में होता है। ये किसने बताया था? आइंस्टाइन ने, ठीक है ना? आइंस्टाइन ने बताया था ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति दोनों होती है, तरंग और कण, ठीक है ना? बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको यहीं पर याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली इसका आंसर आप सबको पता है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ। पहला है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा विवर्तन या चौथा प्रकीर्णन। ऑब्वियसली सही आंसर है ऑप्शन बी, टकराकर वापस लौटना, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अब देखिए अपवर्तन क्या होता है? देखिए मान लीजिए ये एक कांच है, ठीक है, ग्लास लिख देते हैं यहाँ पर, यह ग्लास, यहाँ से आई प्रकाश किरण, ठीक है, वेव वन के रूप में, ये अंदर गई, ये होता है अभिलंब। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस में। ये होता है अभिलंब। अब चूंकि ये है विरल माध्यम, मतलब कि रेयर है, और ये है डेंस, कांच होता है डेंस, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस तरह से, इसे बोलते हैं अपवर्तन। कांच के अंदर चली गई ना, इसे बोलते हैं अपवर्तन। और दूसरा परावर्तन की घटना होती है, ये है एक चमकीली परत है, एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखी होगी, जिसमें कि मम्मी रोटी देती हैं बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, उससे जब टकराएगी तो वापस लौट जाती है। कोई भी चमकीली सतह है वापस लौट जाएगी, चांदी हो, सोना हो, टकरा कर वापस लौट जाती है। इसे हम बोलते हैं परावर्तन की घटना। और विक्षेपण, विवर्तन, सॉरी विवर्तन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि विवर्तन क्या होता है। जैसे कोई अवरोध है, प्रकाश की किरण आई, टकराई और मुड़ गई, तो इसे बोलते हैं विवर्तन। विकिरणन का मतलब होता है फैल जाना, ये है प्रकाश की किरण।
आई, टकराई और चारों दिशाओं में इस तरह से फैल गई, तो इसे हम बोलेंगे विकिरणन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, कैसी हैं? तीक्ष्ण हैं, प्रगामी हैं, अनुप्रस्थ हैं या अनुदैर्ध्य। पहले ही मैं आपको इसका आंसर दे चुका हूं, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तरंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? साउंड वेव्स, साउंड वेव्स होती है अनुदैर्ध्य। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अनुदैर्ध्य में भी धा आ रहा है और ध्वनि में भी धा आता है, तो अनुदैर्ध्य ऐसे आप याद कर सकते हो। और अनुप्रस्थ होती है लाइट वेव्स, लाइट वेव्स होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ, याद रखना है आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सूर्य लगभग इतने जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है, ये बताना है आपको। ओके, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत आया है, और अगर मैं आपको बताऊं ना तो यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। इसको मैं आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। अभी मैंने आपको न्यूटन का एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ई होती है एनर्जी, ठीक है, एम होता है मास मतलब कि द्रव्यमान, और सी होती है लाइट वेलोसिटी, ठीक है ना, सी। और ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको याद होना चाहिए, याद रखना। अब देखिए, इन्होंने एनर्जी बताई है 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड। ओके, इक्वल टू में एम आपको उन्होंने निकालने को बोला, और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये है होल स्क्वायर है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपने सॉल्व किया, तो देखिए पूरा सॉल्व करने की वैसे जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, फिर भी 10⁻26 तो ये है ही, जूल पर सेकेंड है ही, लिख लीजिए जूल पर सेकेंड, द्रव्यमान है ही। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और 10⁸ का होता है 10⁻16। 26 में से 10 की घात 26 में से 10 की घात 16 जाएंगे तो बचेंगे 10 की घात 10। ओके, 4/9 इंटू 10⁻10 इतना बचेगा m इक्वल टू, ठीक है, किस दर से कम हो रहा है, तो m/t निकाल लेना, तो m इक्वल टू इतना बचेगा। ठीक है, यहाँ पे पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड लेना है। ओके, इतना बचेगा। अब देखिए जब आप इसमें भाग दोगे, 9 का भाग दोगे तो वो आएगा पॉइंट में आएगा, 0.444 इस तरह से आएगा, इंटू 10⁻10। तो एक देना है, मतलब कि आप ये समझ जाओ कि 4.4 इंटू 10⁻9 की रेंज में आएगा। आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 से कम 9 है, 7 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आप देख ही रहे हो, 10 का पास वाला लेना है जो कम हो। तो आप वैसे ही देख कर भी इसे सॉल्व कर सकते हो, 4 × 10⁻9 होगा इसका आंसर। मैंने आपको निकाल के भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? आपको ये बताना है कि प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था सर्वप्रथम। देखिए प्रकाश का आपके ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या माइकलसन। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि गैलीलियो है ना। देखिए गैलीलियो नहीं है, एक्चुअल में आप पूरी तरह से गलत भी नहीं है। गैलीलियो ने प्रकाश के वेग को मापने के लिए, प्रकाश के वेग को नापने के लिए एक प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास फेल था। मतलब गैलीलियो फेल हो गए थे, इन्होंने ट्राई तो किया था लेकिन फेल हो गए थे। इनके बाद आए थे रोमर। रोमर का पूरा नाम है ओले रोमर, ये ओले रोमर, ये है। ये आए थे, ये कहाँ के थे? ये डेनिस थे, मतलब डेनमार्क के थे ये नागरिक। इन्होंने किया था 1670 ईस्वी में, प्रकाश के वेग को निकाला था। रोमर है इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, आपको इन ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस में अधिकतम होता है, हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। देखिए हम प्रकाश के वेग को जानते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ठीक है, हम ये मानते हैं मीटर पर सेकंड। अब देखिए प्रकाश का वेग जो है डिपेंड करता है पदार्थ के अपवर्तनांक पर। प्रकाश का वेग पदार्थ के अपवर्तनांक का मतलब अनुपात में होता है। ठीक है ना, जैसे कि यदि आप हीरे की बात करते हैं, हीरे का अपवर्तनांक होता है लगभग 2। तो अगर आप हीरे में प्रकाश का वेग निकालोगे ना, तो 3 × 10⁸ भाई अपवर्तनांक है 2, तो यहाँ पर आपने 2 रखा तो कम हो जाएगा, 1.5 × 10⁸ ये हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप पानी में निकालते हो, ये हीरे का था, डायमंड लिख देता हूँ, डायमंड। पानी के लिए हम वाटर का उपयोग कर देते हैं। 3 × 10⁸ वाटर का कितना होता है 1.5, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मतलब पानी का तो ज्यादा है और ये थोड़ा कम है। तीसरा, अगर आप निर्वात में निकालते हो तो निर्वात में किसी तरह का कोई पदार्थ नहीं होता है, इसलिए निर्वात में वैक्यूम में सेम रहेगा। ठीक है ना, वैक्यूम में उतना ही रहता है। 3 × 10⁸ भाई 1 मान सकते हो आप, तो 3 × 10⁸ ये लेना है, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। हीरे का कम है और ये भी कम है। चौथा होता है हाइड्रोजन का, अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें आप निकाल 3 × 10⁸ इसका अपवर्तनांक पता नहीं है मुझे, देख लेना, ऐसा है। तो अगर हम सबसे ज्यादा वेग की बात करें तो हमें निर्वात में मिल रहा है 3 × 10⁸, ऑप्शन सी सही है। वैसे भी आपको याद रखना है कि निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, याद कर लेना, ठीक है। बाकी हीरा और पानी का भी ऑर्डर अगर आपसे पूछ लिया जाता है किसमें ज्यादा और किसमें कम होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो उसके लिए आपको अपवर्तनांक पता होना चाहिए। हीरे का 2, पानी का 1.5, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना है। आपको बताना है कि प्रकाश की गति तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ती है या तापमान बढ़ाने के साथ घटती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर अचानक से गिर जाती है। धीरे धीरे नहीं, एकदम से गिर जाएगी। सही ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको ये याद होना चाहिए कि प्रकाश की गति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वी टोटली फ्री होता है टेम्परेचर से, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। ओके, आगे बढ़ते हैं। जल, कांच व हीरा, देखिए आ गया वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था अपवर्तनांक को लेकर। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ लीजिए कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। आपको बताना है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले देखते हैं, हीरे में हम निकालते हैं, मतलब डायमंड में। डायमंड में था 3 × 10⁸ अपॉन अपवर्तनांक होता है 2 डायमंड का, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं वाटर में। ठीक है ना, वाटर में कितना होता है 3 × 10⁸ वाटर का होता है 1.5। ठीक है, 1.5 ही होता है ना, नहीं होता, 1.3 होता है। ठीक है, 1.3 होता है वाटर का। इसमें आप निकालोगे तो यही कोई आएगा 2.3 के आसपास, 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स आएगा इतना, और भी आगे कैंसिल होगा। और तीसरा आपसे पूछा गया है कांच का, मतलब कि गिलास का आपसे पूछा गया, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 इक्वल टू होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां से अगर आप देखो तो वाटर में सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पर आता है गिलास, और तीसरे नंबर पर आता है डायमंड। सही है ना बात, वाटर, गिलास और डायमंड आता है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि जो वेग होता है ना, वेग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका वेग भी कम होगा। ठीक है ना, मतलब हीरे का सबसे कम होगा यहाँ पर। हीरे का सबसे कम इसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। और जल का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अपवर्तनांक सबसे कम 1.3 जल का है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इस तरह से करना है। क्वेश्चंस को आप ना लॉजिकली सीखो, याद करने की कोशिश मत करो। यदि आप याद करने की कोशिश करोगे ना तो आपको हर एग्जाम में दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, दोबारा से आपको वही काम करना पड़ेगा, फिर से याद करो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर एक एग्जाम के लिए उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा आप पढ़ो। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओगे, सीधा आंसर करोगे और चले जाओगे, बार बार आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दो। जैसे मैंने बताया कि 1/म्यू गुना होता है अगर आप किसी माध्यम में निकालते हो वेग, तो आपको ये याद होना चाहिए कि v डैश इक्वल टू वी बाई म्यू होता है। आपको अपवर्तनांक याद होने चाहिए, ज्यादा अपवर्तनांक होगा तो वेग कम हो जाएगा, कम अपवर्तनांक होगा तो वेग ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा निर्वात में होगा 3 × 10⁸। तो इस तरह की चीजें आप याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। ओके, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। देखिए यहाँ पर आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखिए समय की बात हो रही है ना, यहाँ पर अल्टीमेटली अगर आप एप्टीट्यूड से देखो, एप्टीट्यूड में भी क्या होता है, टाइम अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिखते हैं हम। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पर टाइम ही निकालना है। डिस्टेंस हमें पता है चंद्रमा से इसकी 3, 84, 400।
याद करना है, इतनी होती है। वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये होती है किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर में यदि आपको चेंज करना है तो आप लिखोगे 5/18। सही, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 1.3 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि t इज इक्वल टू 1.3 सेकेंड। आपको ये याद रखना है कि चांद से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में, या चांद से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्स दिया है आपको 1 सेकेंड, मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सेम चीज है, लेकिन आप इसको याद कर लो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, समय इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही फॉर्मूला। डिस्टेंस कितनी है? लगभग 150 मिलियन होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस, और अपॉन में भी तो आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये मिलियन किलोमीटर है ये। ठीक है ना, इतना 15 करोड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो आएगा 8 मिनट और 16.6 सेकंड, या 16 सेकंड भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये होती है सही वैल्यू। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अप्रोक्स में आपको 500 सेकंड भी दे देते हैं, ये भी आप याद रखना। कभी ऑप्शन में ये सब चीजें ना हो, 8 मिनट 16 सेकंड ना हो, सिर्फ 8 मिनट हो तो 8 मिनट लगाना है, कभी ये ना हो तो 500 सेकंड हो तो 500 सेकंड आपको लगा देना है। तो अप्रोक्स भी लगा देना है। वैसे होता है 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है एग्जिट वैल्यू, अगर मैं बात करूँ तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग है आपको बताना है, ये मैं कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कई बार इसमें क्वेश्चंस में ऐसा होता है, आपको याद रहता है 3 × 10⁸ है ना, जल्दबाजी में कुछ और लगा देते हो, तो आपको याद करना है यूनिट की, ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है ना, ये याद कर लेना प्लीज। बहुत गलतियां होती हैं, और फिर ये मिस्टेक ऐसी हैं एग्जाम में जो बाद में ना हमें पीछे कर देती हैं, सिलेक्शन रोक देती हैं। इस तरह की गलतियां, मीटर पर सेकंड आपको याद होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में आप किलोमीटर तो नहीं आ रहे हो टिक करके, ये भी है ना, या 3 × 10⁵ पर सेकंड लिख लो। ठीक है, इस तरह से सेंटीमीटर हो तो और बढ़ जाएगा, 3 × 10⁻10 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में 3 × 10⁻10, किलोमीटर में 3 × 10⁵5। इस तरह से होती है ना, ये चीज आप याद रखना प्लीज। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? यहाँ पर लिखना है आपको कौन सा, है ना, सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन है, वर्णमंडल, किरीट, प्रभाव मंडल, या कोई भाग नहीं। देखिए, अगर आप कुछ बच्चे हैं जिन्हें बस ऑप्शन चाहिए और आगे बढ़ना है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आंसर है क्रीट, मतलब कोरोना। ठीक है ना, ये पार्ट है जो दिखता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए ये है सूर्य, ठीक है, और ये है हमारा पूरा सौरमंडल, यहाँ पर अलग अलग ग्रह हैं। ठीक है ना, ये है हमारा सौरमंडल। तो देखिए क्या होता है, सूर्य का आंतरिक भाग है ये, आंतरिक, इनर पार्ट है, इनर पार्ट, और सौरमंडल, ये है सौरमंडल। इसके बीच की एक सीमा रेखा होती है, ये है सीमा रेखा, ये है सीमा रेखा इसके बीच की। ठीक है ना, ये है सौर मंडल, लिख देता हूं मैं, सौर मंडल, और ये है सीमा रेखा। तो ये वाली जो सीमा रेखा है ना, ये वाली, इस सीमा रेखा को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, याद रखना है आपको, सौर मंडल और सूर्य के आंतरिक भाग के बीच की सीमा को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि सौर में जो निचला वायु, निचला क्षेत्र होता है, सूरज है, सूरज में भी वायुमंडल है, हाइड्रोजन हीलियम है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो निचला पार्ट होगा इस पूरे सूर्य का, जो निचला पार्ट होता है, निचला वायुमंडल होता है, बिल्कुल निचला वायुमंडल, उसे हम बोलते हैं वर्णमंडल। निचले वायुमंडल को क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। यहाँ पर दिया है ना ए में वर्णमंडल, यही वाले वर्णमंडल की बात की जाए, और ये प्रभाव नहीं है, ये प्रकाश है ना, प्रकाश मंडल की बात हो रही है, सीमा रेखा को बोलते हैं, ये प्रकाश मंडल। और जो पार्ट हमें दिखाई देता है, जैसे ये है सूर्य, ग्रहण लगा, चंद्रमा बीच में आ गया पृथ्वी और सूर्य का, उसने ग्रहण लगा, तो ये जो भाग दिख रहा है ना हमें, इसे हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, याद रखना है, कोरोना या किरीट। ठीक है, याद रख लोगे इतना, इसे आप याद रखो प्लीज। इसको, ये वाला सेक्शन दोबारा देख लेना, इस वाले क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। सीमा रेखा के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, बर्ड मंडल भी आपसे पूछ सकते हैं, कोरोना क्रीट भी आपसे पूछ सकते हैं ना, तो इसको एक बार आप देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय आपको बताना है। देखिए, आपके ऑप्शन है 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड या 600 सेकंड। इसका सही आंसर है 7.5 मिनट या 460 सेकंड लगभग। ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही है, ये आपको याद करनी है वैल्यू। इसे भूलना मत, ये कई बार पूछा है ना? तो आपको याद रखना है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड या फिर 7.5 मिनट। दूसरी बात आपको याद रखना है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने दिनों बाद आता है? लगभग 18 महीने बाद होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसके बीच में पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता। कई सूर्य ग्रहण आएँगे, पर पूरी तरह से नहीं आएँगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं आएगा, 18 महीने के अंतराल पर होता है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सूर्य ग्रहण है ना, हमेशा अमावस्या के दिन ही आएगा। ठीक है? सिर्फ़ अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है? ये आपको याद रखना है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। एक तो 460 सेकंड या 7.5 मिनट पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, पूर्ण सूर्य ग्रहण 18 महीने बाद आता है। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण या सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ेगा। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, पिछले क्वेश्चन में ही मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ। आपके ऑप्शन है, चंद्रमा बीच में आता है पृथ्वी और सूर्य के। दूसरा, पृथ्वी बीच में आ जाती है। तीसरा है, सूर्य बीच में आ जाता है। और चौथा है, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। ये तो बहुत बेकार है। ठीक है ना? चलिए, सही ऑप्शन है, चंद्रमा बीच में आ जाता है। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। मतलब किसी भी दिन पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमने कब पढ़ा था? सूर्य ग्रहण हमने पढ़ा था अमावस्या के दिन। ठीक है ना? अमावस्या के दिन पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण उल्टा होगा बिल्कुल, कब होगा? पूर्णिमा। ठीक है? ये होता है। आपने सुना होगा, श्रावण मास की पूर्णिमा पर दीपावली का उत्सव होता है। समझ गए? तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होगा, इसके अलावा नहीं। जिस तरह से अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, उसी तरह से पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। आज का लेक्चर, ठीक है ना? आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको इसमें बताए गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो आपको प्लीज उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, दोबारा वीडियो देखना है, बार बार देखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बाय करते हैं, और अगले दिन फिर से मिलेंगे इसी टाइम पर लेक्चर को। ओके, ज़रूर देखिएगा, और लेक्चर को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, थैंक यू।